हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर। दोस्तों जैसे आप जानते हो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम आने वाला है एसएससी जीडी का, और फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों हमने आपका मैथ्स का रिवीजन कोर्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं। आज मैं आपके लिए इस पर अपनी 8वीं क्लास मैथ्स की एज ए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। तो उम्मीद है आपने 6-7 क्लास आपने देख ली होंगी अच्छे से, और अच्छे से आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज मैं अपनी 8वीं क्लास इस पर शुरू करने जा रहा हूँ। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाने जा रहा हूँ। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका, यदि x हमारा ये वैल्यू दी गई है x की, x इतने बराबर है तो x का इकाईकांक क्या होगा। इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, इकाईकांक ज्ञात करना है। और इकाईकांक निकालना आपने सीखा होगा या आपने तैयारी की होगी, तो आप कैसे निकालते हो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पावर वाला, तो पावर वाले नंबर पर हम इकाईकांक कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको इसमें बताऊँगा। तो इसका हमें इकाईकांक ज्ञात करना है। तो चलिए देखो ध्यान से दोस्तों, क्या है x की वैल्यू जो आपको दे रखी है, x का मान यहाँ पे दे रखा है 433 की पावर 24 माइनस 377 की पावर 38 प्लस 166 की पावर कितना है दोस्तों 54। ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों, यदि हमारा नंबर ऐसा आ जाए इसके ऊपर पावर आ जाए दोस्तों, तो हम पावर को किस पे मानेंगे, इस पूरे नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें पावर किसे माननी है, केवल पावर हम मानते केवल इकाई के अंक पर। जो हमारा यूनिट डिजिट है ये पावर हम इस पर मानेंगे। ठीक है। तो पिछले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, नहीं छोड़ दीजिए आप। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 24 माइनस 7 की पावर 38, इनको छोड़ दीजिए आप। तो 7 की पावर 38 को मान सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल इकाई अंक निकालना है। तो पावर भी इकाई के ऊपर ही मानी जाएगी, इकाई अंक के ऊपर मान लेंगे। और ये हमारा 166 की जगह लिखा जाए केवल 6 के ऊपर कितनी पावर होगी 54। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यदि पावर हमारी 4 से ज़्यादा हो जाती है तो रूल ये है कि पावर को 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर मान के आपको इकाई का अंक निकालना होता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 24 पावर है दोस्तों ये 4 से काफ़ी बड़ी है। तो हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से पूरा डिवाइड हो गया। तो दोस्तों जब 4 से हमारी पावर पूरी कट जाती है तो हम क्या करते हैं, हम दिए गए बेस पर यानी जो हमारी संख्या है जिसके ऊपर पावर है, तो आधार के ऊपर हम कितनी पावर मानेंगे, 4 पावर मानेंगे। तब ये 4 से पूरा कट गया तो यहाँ आप मान सकते हो 3 की पावर 4। ठीक है। ऐसे ही आगे चलते हैं। ये 38 है दोस्तों, 38 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 36, 7 की पावर कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग बचेगा वो 2 बचेगा। 38 को 4 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आपका बचेगा वो 2 बचेगा। तो 4 से भाग करने के बाद जो रिमाइंडर आपका बचता है उसको हम पावर के रूप में लिख देते हैं। ये नियम है। यहाँ पे 7 की पावर 2 लिखा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ 6 की पावर कितना है 54। तो दोस्तों क्या है, 6 के ऊपर आप कितनी पावर चढ़ा लीजिए। एक 4-5 नंबर दोस्तों ऐसे होते हैं जैसे हमारा 0, 1, 5 और 6। इन चारों नंबर के ऊपर आप कितनी पावर चढ़ा लीजिए। 0 के ऊपर आप पावर चढ़ाएंगे कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा इकाई अंक। अगर हमारा यूनिट डिजिट 1 है और 1 के ऊपर हम कितनी पावर चढ़ा ले, तो यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 और 6 का 6। तो 0, 1 और 5 और 6 के ऊपर आप कितनी पावर चढ़ा लीजिए दोस्तों, आपका यूनिट डिजिट 6 का 6 रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 1 का 1 और 0 का 0। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें 6 दिखा और 6 पे कितनी पावर है यहाँ पे 54। ठीक है। तो हमें यहाँ पे पावर को 4 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो 6 ही मिलेगा। तो इनका निकाल लेते हैं। 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, 3 3 होती है 27, 81, और 7 की पावर 2 का मतलब होता है दोस्तों 49। और यहाँ पे प्लस 6 में पहले से मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इकाई अंक देखेंगे बस। तो इकाई अंक हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे कितना है 6। तो 6 को 1 में जोड़ेंगे दोस्तों 7 हो जाएगा, और 7 में से हम कितना घटाएंगे 9, तो 7 में से 9 नहीं जाता। अगर ये कंडीशन आ जाए कि हमारा पहला नंबर छोटा पड़ जाए और दूसरा बड़ा और घटाने का प्रोसेस आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इसमें अपने पास से 2.5 जोड़ देते हैं, मतलब 10 जोड़ देते हैं। तो इसको मान सकते हो आप 17,
और 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। यानी कि यूनिट डिजिट हमारा कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का, 8। तो 8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पावर वाले क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा जाता है यूनिट डिजिट, इस तरह से आपको ये सोल्व करने होते हैं। तो इसका आंसर कितना मिला, 8। तो पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमारा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, गुना देखिए आप 30 की पावर 5 गुना 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, ये बोला है दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। अभाज्य का मतलब होता है दोस्तों प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, हमें दी गई संख्याओं को अभाज्य खंडों में बांटना होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई नंबर 12 है दोस्तों और मुझे इसके अभाज्य खंड करने हैं। तो ये किससे कटेगा, पहले आप देखिए 2 से काटेंगे। पहले अभाज्य संख्या 2 होती है तो 2 से काट, 2 छिक्का 12। फिर इसको हम फिर से 2 से काट सकते हैं दोस्तों, 2 से कट जाएगा तो 2 तिया 6। फिर हम देखेंगे दोस्तों 2 के बाद में कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 3। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3 एकन 3। तो दोस्तों ये जो हमारे बाहर फैक्टर निकल के आए ये वाले, इन्हें कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे गुणनखंड नहीं पूछा, अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड करने का जो तरीका होता है दोस्तों ये होता है आपका। ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो, सभी अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। या फिर आप इसको सिंपली, अगर आपको तोड़ना आता है, सीधा सीधा नंबर को सीधा तोड़ सकते हो। जैसे 12 मेरे पास है, मैंने 12 लिया है तो 12 को 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4। तो 12 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ से भी हमारे फैक्टर आपको मिल जाएंगे। ये जो प्राइम फैक्टर है आपके, ये आप कर सकते हो इस तरह से। अगर बात करो 18 की दोस्तों, तो 18 की आप क्या बना सकते हो, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18। तो 18 के यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए दोस्तों, 1 2 3, 1 2 3, 12 के भी 3 हो गए। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में बताना है, लेकिन ये पावर वाला क्वेश्चन है। तो पावर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, देखिए पहले जो आपका बेस है दोस्तों, आपको इसे किस में तोड़ना है दोस्तों, अभाज्य खंडों में तोड़ना है। तो 30 को लिखा जाएगा दोस्तों 2 गुना 3 गुना 5। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। और पावर कितनी है यहाँ पे, पावर है यहाँ पे 5। ठीक, ऐसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, 24 के भी टुकड़े कर लेंगे। 24 को तोड़ लेते हैं। तो 24 को लिखा जाएगा दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और पावर कितनी दोस्तों इसके ऊपर भी 5 पावर है। तो देखिए ये जो आपका बेस है इसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया है दोस्तों, लेकिन इनके ऊपर जो पावर है दोस्तों उसको हमें क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करेंगे, जो नंबर दोस्तों रिपीट हो रहा है, जैसे हमारा 2 रिपीट हो रहा है, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई में 3, और इसके ऊपर कितनी पावर है दोस्तों, 5। इसको देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ना है। तो 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 5 की पावर 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो पावर आपको दिखाई दे रही है ये पावर 2 के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी है। तो इसको यहाँ पे सेपरेट करें तो आप कैसे कर सकते हो, तो 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 5। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे। 5 तिया 15, पावर के ऊपर पावर होती है दोस्तों तो वो गुना में आ जाती है। तो 5 की गुना 3 में जाएगी, 5 तिया 15 हो जाएगा, नहीं 2 की पावर कितना हो जाएगा 15, और 3 की पावर दोस्तों कितनी है 5, तो यहाँ पे 3 की पावर 5 ही हो जाएगी। ठीक है, अब गुना में यदि बेस बराबर होते हैं, आपने पढ़ा होगा, यदि गुना में बेस बराबर हो दोस्तों, जैसे हमारा 2 है यहाँ भी 2 है, तो घात जुड़ जाती है दोस्तों। तो 15 और 5 20, तो यहाँ से हमें मिलेगी दोस्तों कितनी, यहाँ से हमें मिलेगा 2 की पावर 20। ठीक है दोस्तों, और देखो यहाँ पे देखो 3 की पावर 5 है और यहाँ 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 कितनी बन जाएगी, 3 की पावर 10। अब बचा हमारे पास क्या दोस्तों 5, और 5 की कितनी पावर है दोस्तों यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या बताना है दोस्तों, हमें बताना है अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो बस ये हमारा हो गया। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर कितना है 20, 3 की पावर 10 और 5 की पावर 5। तो ये जो पावर है दोस्तों हम इनको जोड़ देंगे, यही हमारे क्या होंगे
क्या हो जाएंगे दोस्तों, अभाज्य यानी प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 20 और 10 30 और 5 35। इसको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ के आप इन्हें कैसे लिखोगे, आप इन्हें जोड़ के लिख दीजिए अब, तो 20 और 10 30 और 5 35, 35 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 20, यहाँ जो पावर है दोस्तों इनको जोड़ना है, पावर को पावर में जोड़ना है इनको ऐसे, तो 20 और 10 30 और 5 35। तो हमारा जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, वो बन जाएगा 35 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका है दोस्तों ये होता है, यदि पावर आपके नंबर पे दी गई है पावर, तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको जो बेस है आपको उसमें क्या करना है, इसको पहले आपको प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, उसके बाद जो पावर है दोस्तों उसको उनके ऊपर लगाना है। ठीक है, जितनी पावर इसकी बनती है उतनी पावर उसकी लगाएंगे। और फिर दोस्तों क्या करना है, आपको जो पावर आपकी बनी फाइनली प्राइम फैक्टर्स पे, उन पावर्स को आपको जोड़ना होता है। केवल पावर को आपको जोड़ना है, इनमें एक बढ़ा के जोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसमें आपके टोटल फैक्टर निकल जाते हैं दोस्तों। हमें यहाँ पे टोटल फैक्टर नहीं निकालने, तो इन दोनों में यही अंतर है दोस्तों। यहाँ पे केवल हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर में केवल पावर को जोड़ना होता है, केवल पावर को जोड़ना है और कुछ नहीं करना आपको, एक ना तो बढ़ाना ना घटाना कुछ भी। तो जो पावर आपको दिख रही है उन्हीं को जोड़ना है। तो 20 और 10 30 और 5 35, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 35। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए एक 6 अंकों की संख्या है और ये 24 से डिवाइड होता है। तो आपको बताना है पी क्यू का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। एक नंबर दिया है, इसमें पी दिया है, क्यू दिया है। तो पहले में क्या करना होगा, इसे बोला गया है 24 से पूरा डिवाइड हो जाता है दोस्तों। तो अगर ये 24 से डिवाइड होता है तो हमें यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको करने का सही तरीका क्या होगा वो देखिए। एक नंबर यहाँ पे दिया है 11, पी, 9, क्यू और 4, और बोला गया है ये नंबर आपका 24 से डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 24 से डिवाइड है दोस्तों, तो ये पी क्यू का अधिकतम संभावित मान हमसे पूछ रहा है, यानी पी और क्यू के हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है जिससे 24 से डिवाइड हो जाए। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर ये 24 से डिवाइड होता है तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं। हम 24 को ऐसे दो फैक्टर में ले लेते हैं जिसका हमें क्या पता है, डिविजिबिलिटी रूल पता है। तो 24 के फैक्टर बन जाते हैं 8 और 3, तो 8 गुना 3 हमारा 24 हो जाता है। अगर ये 24 से कटता है दोस्तों तो ये 8 से भी कटता होगा, और 8 से कटेगा तब जब इसके पीछे के आपके 3 अंक किससे कट जाए दोस्तों, 8 से कट जाए। या फिर अब 8 को ना देखकर आप क्या देख सकते हो, 4 से भी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, अगर ये 24 से कटता है तो 4 से भी कटेगा, तो आप 4 की सहायता से भी क्या कर सकते हो, क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये नंबर 24 से कटा तो 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, तो हम 4 से देख लेते हैं। 4 से अगर ये कटेगा दोस्तों तो क्यू की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे क्या हो सकती है, क्यू का मान कम से ज़्यादा हम क्या यहाँ पे क्या रखें ताकि इसका अधिकतम संभावित मान निकल सके। तो देखिए क्यू की यहाँ पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। क्यू की जगह दोस्तों मैं 2 रख सकता हूँ, 2 रखने पर ही बन जाएगा 24। ठीक है, तो क्यू की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कौन कौन सी है, तो एक तो 2 है दोस्तों, उसके बाद हमें क्या लेनी है, 2 के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, 6 हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 2 के बाद यहाँ क्या हो सकता है, 6 रखने के बाद भी क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से कट जाएगा पूरा, 4 से ये पूरा कट जाएगा, 64 हो जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 6 वैल्यू रखूँगा तो 64, और 64 4 से पूरा कट जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्यू की पॉसिबल वैल्यू और क्या हो सकती है मैक्सिमम, तो 8 रख के देखें, तो 8 रखने पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा, किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ दोस्तों, तो देखिए ये नंबर हमारा 8 से और 4 से दोनों से कटना चाहिए। तो P ये 9 है हमारे यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये 984 बना। ठीक है, P की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले हम इसको 8 से और 4 से वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी मिली दोस्तों हमें यहाँ पे, जो 4 से कट रहा है, 8 रखने के बाद ये 4 से भी कटता है, और किससे कटता है दोस्तों, 8 से भी कट जाएगा, जैसे 12 × 8 = 96 और 8 × 24। तो ये 8 और 4 दोनों से वेरीफाई होता है दोस्तों। इसका मतलब ये हो गया, हमें यहाँ पे क्या करना है,
हमें यहाँ पर Q की वैल्यू क्या लेनी है मैक्सिमम, तो Q की वैल्यू मुझे लेनी है यहाँ पे कितनी दोस्तों 8। तो Q की वैल्यू 8 लेने पर ये 8 से और 4 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ध्यान से, हमारा 24 का फैक्टर बना था कौन सा दोस्तों, तो 24 का फैक्टर 3 बना था और 8 बना। तो अब यहाँ पे 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको लगा लेते हैं। यहाँ मिल गया हमें 8 दोस्तों, तो नंबर बन जाएगा हमारा 11P 9 8 और 4, ये नंबर हमारा बन गया दोस्तों। अब हमें यहाँ पे केवल P की वैल्यू निकालनी है, तो P का मान यहाँ पे क्या रखे जाए, ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मान हमें लेना है P का, ताकि ये नंबर हमारा 3 से कट जाए। तो देखते हैं 4 और 8 12 दोस्तों, अंकों का योगफल यदि हमारा 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाती है। ये 3 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। अगर हमारा योगफल 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये नंबर हमारा पूरा पूरा 3 से कट जाएगा। परंतु इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है, P की भी और Q की भी। तो 8 और 4 12, 4 और 8 12 बन गए, 3 से कट जाता है, ये 9 3 से कट जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक तो 3 से पूरा कट गया ये। अब यहाँ पे बचा दोस्तों कितना, 1 और 1 2, ये हमारा 2 बचा। तो 2 में मैक्सिमम वैल्यू क्या रखे दोस्तों हम यहाँ पे, ताकि ये हमारा 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। तो P की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ताकि ये हमारा पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे P की वैल्यू मैक्सिमम क्या होनी चाहिए 7। 7 के साथ जब 2 मिलेगा दोस्तों तो 9 बन जाएगा, और 9 हमारा किससे कटता है, 9 हमारा 3 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें P की वैल्यू क्या लेनी है, तो P की वैल्यू मिली यहाँ से हमें कितनी दोस्तों 7, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी P और Q की। तो Q की वैल्यू 8 आ गई और P की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब जो हमसे बोला है उसको निकाल लेते हैं, P इंटू Q हमें ज्ञात करना दोस्तों। तो P इंटू Q हमें ज्ञात करना है, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, P की वैल्यू हमारे पास जो है उसको देख लेते हैं। P की वैल्यू दोस्तों कितनी है, P की वैल्यू 7 और Q की वैल्यू कितनी है 8, और दोस्तों हमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा 56। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 56, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाना था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में, और आपको ये एग्जाम में मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। एक टी शर्ट का जो मूल्य दिया है 450 दिया है, और एक जींस का मूल्य कितना दिया है 1650, ठीक है। यदि आप 3 टी शर्ट और 2 जींस खरीदते हैं तो प्रत्येक कपड़े का औसत मूल्य, प्रत्येक कपड़े का मतलब एक एक कपड़े का आपको क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज रेट निकालना है। तो कैसे निकालना है, यहाँ पे एक टी शर्ट का मूल्य दिया है और एक जींस का दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे इसने बोला है क्वेश्चन में, ठीक ऐसे इसको फॉलो कर लेते हैं। इसने बोला है 3 टी शर्ट और 2 जीन्स, ठीक है दोस्तों। तो 3 टी शर्ट और 2 जीन्स का टोटल वैल्यू कितना बनेगा, पहले हमें ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक टी शर्ट कितने का है, तो 1 टी शर्ट दोस्तों कितने का है, तो 1 टी शर्ट है हमारा कितने का 450 का, जैसे किसने दिया है। तो 3 टी शर्ट कितने के बनेंगे दोस्तों, तो 3 टी शर्ट बनेंगे आपके कितने के 450 इंटू में कितना 3, ठीक है। ऐसे ही आपका कितना दिया है जींस का, एक जींस दी है दोस्तों इसने। एक जींस का जो प्राइस दिया है वो कितना है, एक जींस का प्राइस है कितना 1650। तो 2 जींस का कितना बन जाएगा, तो 2 जींस का बन जाएगा यहाँ से कितना 3300। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 जींस का बन जाएगा कितना 3300, ठीक है। तो आप इस तरह इसको बता सकते हो, 2 जींस का बनेगा 3300 और 3 टी शर्ट का कितना बनेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका बन जाएगा आपका 35 से 105 1350। तो 3 जींस का बनेगा 1350, ठीक है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, प्रत्येक कपड़े का औसत मूल्य बताना है। यदि प्रत्येक कपड़े का औसत मूल्य बनाना है तो हमारे पास कपड़े कितने होंगे दोस्तों, तो 3 टी शर्ट और 2 जींस, 3 और 2 5। तो हमारे पास यहाँ पे 5 कपड़े हो गए। हमें 5 कपड़ों का एवरेज रेट बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, एवरेज बताने के लिए क्या करना होता है, पहले टोटल कर लेते हैं। हमारे पास टोटल कितना रेट बना 1350, 3 टी शर्ट का बना और 2 जींस का कितना बना 3300। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी बनी दोस्तों, तो 3 टी शर्ट प्लस
दो जीन्स का टोटल वैल्यू कितना बन रहा है, तो टोटल बन रहा है 1350 प्लस कितना दोस्तों 3300, ठीक है। और हमें इनका क्या निकालना है दोस्तों, एवरेज निकालना है। तो हमारे पास टोटल कितने कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़े हो जाते हैं हमारे पास 5, और 5 की टोटल वैल्यू कितनी बनेगी 1350 और 3300, कितना हो गया दोस्तों, ये कितना बन जाएगा वो 3300 और 1300 4600, तो 4650 हमारा ये टोटल वैल्यू बनता है 4650। तो हमें इसका एवरेज निकालना है, पर कपड़े का एवरेज कितना आ जाएगा, तो पर कपड़े का एवरेज आ जाता है 4650 बटे 5, 5 नम 45 और 5 तिया 15 यानी कि 930। तो 930 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना था, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये आप काम ओरली भी कर सकते हो। अगर एक टी शर्ट का रेट 450 है तो 3 टी शर्ट कितने का बनेगा, 1350 का बनेगा। एक जीन्स 1650 की है, तो 2 जीन्स कितने की आएंगी, तो आप बोलोगे 3300 की पड़ेगी आपको। तो आपका टोटल वैल्यू कितना बनेगा 4650, और कपड़े कितने आ जाएंगे आपके 4650 में, 5 कपड़े आपको मिलेंगे, 3 टी शर्ट और 2 जीन्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4650 को 5 से डिवाइड करना है, तो एक कपड़े का यानी कि प्रत्येक कपड़े का एवरेज यहाँ से निकल जाएगा, 930 रुपये का आपको पर कपड़ा पड़ रहा है। तो इस तरह से आपको इसका आंसर देना था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन शुरू करना है दोस्तों, ये ऊपर समझाने के लिए था, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ये काम हमें ओरली कर लेना है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है इस तरह लिखकर, ठीक है। आप सीधा हिसाब लगा सकते हो। अगर एक पैंट 1650 की, 2 कितने की, आपकी 3300 की, एक टी शर्ट आपकी 450, तो 3 टी शर्ट 1350। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन भाई, देखिए आप इसे। 120 सेब, 240 संतरे, 150 नाशपाती, ठीक है, कार्टन्स में इस प्रकार से पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टन में फलों की संख्या बराबर होती है। प्रत्येक कार्टन में केवल एक ही टाइप के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता। इसके लिए आवश्यक कार्टन्स की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम दी गई संख्या को बराबर हिस्सों में बांटे, ठीक है, और कोई भी संख्या हमसे ना छूटे, तो इसका सीधा मतलब ये है दोस्तों, हमसे क्या पूछा है उसने, इनका एचसीएफ पूछा है, और एचसीएफ के बाद क्या पूछा है, जो एचसीएफ बनेगा उस एचसीएफ के हिसाब से नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे, यानी कितने कार्टन्स उनमें भरे जा सकते हैं, ठीक है। 120 सेब हैं, 240 संतरे हैं, 150 नाशपाती हैं, और हर डब्बे में संख्या बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब जितने डब्बे आपके बनेंगे प्रत्येक डब्बे में आपकी फलों की संख्या बराबर, ठीक है दोस्तों। और क्या होना चाहिए, एक जैसे आपके फल होने चाहिए, यानी कि जो आपके संतरे के डब्बे हैं उनमें संतरे होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संतरे और क्या नाशपाती मिक्स कर दिया। सेब वाले में सेब होनी चाहिए, संतरे वाले में संतरे और नाशपाती में नाशपाती, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना होगा। तो पहले इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले हमें ये पता करना है एक डब्बे में मैक्सिमम कितने फल रखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रत्येक डब्बे में फलों की संख्या बराबर रखनी है दोस्तों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर का जो नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इनका आपको लेना है एचसीएफ। तो 120, 240 और दोस्तों कितना है 150, आपको इनका लेना है एचसीएफ। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वही नंबर होगा दोस्तों जो इन्हें पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो ये 30 से मुझे कटते दिखाई दे रहे हैं, 30 चौका 120, ठीक है दोस्तों, 30 अट्ठे 240 और 30 पंजे 150। अब ये 4 8 5 किसी एक नंबर से नहीं कट पाएंगे, तो यहाँ पे हमारे जो एचसीएफ आ गया, कितना आ गया दोस्तों 30 आ गया। तो एचसीएफ बना हमारा 30। तो 30 क्या है दोस्तों, हर डब्बे में रखे गए फलों की संख्या है, यानी हर डब्बे में आपके 30 ही फल रखे जाने हैं। तो आप मुझे बताइए हमारे पास कितने फल हैं, 120, 240 और 150, ठीक है। तो बताइए कितने डब्बे इसमें भरे जा सकते हैं, एचसीएफ कितना आ गया। तो कार्टन्स की संख्या जो बनेगी दोस्तों, जो आपके कार्टन्स भरे जाएंगे उनकी संख्या में बतानी है। कार्टन्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो
जो आपके 120 सेब है दोस्तों, अगर एक डब्बे में 30 सेब रखे जाएंगे तो कितने डब्बे बनेंगे सेब के? 30 चौका 120। तो देखिए 120 के हिसाब से 4 डब्बे बनेंगे दोस्तों सेब के, और 240 फल कौन से दोस्तों? संतरे के। तो 30 के हिसाब से 8 डब्बे भरे जाएंगे दोस्तों संतरे के, और 150 के हिसाब से अगर देखा जाए 150 हमारे पास नाशपाती हैं और एक डब्बे में 30 रखनी है, तो 5 डब्बे हो जाएंगे नाशपाती के। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने कार्टन इकट्ठे हो जाएंगे? 8 4 12 और 5 17। तो 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डब्बों की संख्या निकालनी है, एचसीएफ नहीं पूछा गया हमसे, पूछा गया है डब्बों की संख्या। तो संख्या आपको इस तरह निकालनी है। पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? प्रत्येक डब्बे में रखे गए फलों की संख्या और उसके हिसाब से हमें क्या करना है दोस्तों, डब्बों की जो आपकी संख्या निकालनी है, फलों की संख्या को 1 बाय 1 किससे डिवाइड करना है? आपके एचसीएफ से। तो 4 डब्बे आपके सेब के बनेंगे, 8 डब्बे बनेंगे किसके? आपके संतरे के, और 5 डब्बे बनेंगे नाशपाती के। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 4 8 12 और 5 17। तो 17 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको इस तरह करना था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योगफल इसमें दिया है, 342 है, उनका एचसीएफ 19 है। ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो जब आपको संभावित जोड़े पूछे जाए दोस्तों आपसे, तो आपको क्या करना होता है? इसमें 2 कंडीशन बनती हैं दोस्तों, या तो आपको संख्याओं का योगफल देगा या फिर आपको संख्याओं का क्या देगा? गुणनफल। ठीक है, यहां से हम संभावित जोड़े निकाल सकते हैं और यहां से भी संभावित जोड़े निकाल सकते हैं। अब यहां पे संख्याओं का योगफल दिया है, ठीक है, तो जब योगफल दिया जाए तो आपको कैसे संभावित जोड़े निकालने हैं? देखिए यहां जो आपको योगफल दिया है 342 दिया है, ये दो संख्याओं का योगफल है दोस्तों। ठीक है, 342, और एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ दिया है इनका कितना? 19। तो हमें क्या करना था दोस्तों? हमें इसमें क्या करना होता है? हमारी जो संख्याओं का योगफल है दोस्तों, हमें क्या निकालना है इसको? इसके 2 ऐसे प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, जिनको जोड़ के हमारा क्या बन जाए दोस्तों? 342 बन जाए। ठीक है, और वो किसकी हेल्प से निकालेंगे? हम एचसीएफ की हेल्प से निकालेंगे। तो तरीका क्या रहेगा उसको ध्यान से देखें, जो आपको बताने वाला हूँ। आपको जो योगफल दिया है इसको आपको किससे डिवाइड करना है? एचसीएफ से। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ से आपको योगफल को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद जो आपका कोसेंट आएगा, जो भागफल आएगा, उस पर आपको ध्यान देना है। तो काटिए, 19 से काटेंगे आप इसे, 19 से 19 बचेगा 15, 19 8 152। तो 19 से ये 18 बार कट जाएगा दोस्तों। ये जो हमें 18 मिला, इसका मतलब ये है दोस्तों, हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है जो एक दूसरे के लिए क्या हो? को प्राइम हो। ठीक है, और जिन्हें जोड़ के क्या बन जाए? 18 बन जाए। तो हमें 2 संख्याओं के ऐसे पेयर बनाने हैं, वही हमारे क्या बन जाएंगे? संभावित जोड़े बन जाएंगे, जिन्हें जोड़ के क्या बने दोस्तों? 18 आ जाए। हमें योगफल 342 ना बना के 18 बनाना है। ठीक है, तो इसे हम आसानी से कर सकते हैं। 342 बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं? इसको एचसीएफ से डिवाइड कर देते हैं। जो हमारा भागफल आएगा उसकी हमें क्या बनानी है? योगफल करके पेयर बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए, और नंबर ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के लिए को प्राइम हो। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनको जोड़ के 18 बनता है? तो पहला नंबर आता है 1 और 17। ठीक है दोस्तों, 1 और 17। दूसरा पेयर बनेगा आपका कौन सा? दूसरा पेयर बन जाएगा आपका 5 और 13। इससे आपके 5 और 13 18 होते हैं। और चलते हैं, और क्या बन सकते हैं? 11 और 7। ठीक है, एक पेयर आपका ये बन जाएगा 11 7 भी 18 होते हैं। और देखिए और क्या बन सकता है? और क्या बन सकता है आपका? 15 3 नहीं बन सकता, क्योंकि 3 और 15 एक दूसरे से कट जाते हैं। ठीक है, 12 6 नहीं बन सकता, 12 से एक दूसरे से कट जाते हैं। और क्या रह गया हमारा? 13 5 मैंने ले लिया पे, 11 7 ले लिया, 17 और 1 ले लिया। ठीक है, तो और तो यहाँ पे कोई पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा दोस्तों, और हमारे बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे
2 नंबर को जोड़ के 18 बनेगा, एक दूसरे के लिए जो को प्राइम होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर मिल रहा है हमें 3 पेयर ऐसे मिले जिनको जोड़ के 18 बनता है, 11 7 15 13 और 1 और 17, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसा पेयर नहीं बन रहा, जैसे देखें 9 और 9 बन जाता है 18, इसको हम नहीं ले सकते। 6 12 18 बनता है, इसको नहीं ले सकते। और क्या रह गया हमारा 10 और 8 18, इसको हम नहीं ले सकते। तो ये नंबर हम दोस्तों नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए क्या है, को प्राइम नहीं है, ये एक दूसरे के लिए क्या है, भाज्य हैं, तो एक दूसरे से कट जाते हैं। तो हमें ये नहीं लेने, हमें वे नंबर लेने होते हैं जो एक दूसरे को ना काटे। 17 और 1 में कोई लिंक नहीं है दोस्तों, 5 और 13 में कोई लिंक नहीं है, 11 और 7 में भी कोई लिंक नहीं है। तो ये तीनों पेयर क्या कहलाएंगे एक दूसरे के लिए, ये तीनों पेयर एक दूसरे के को प्राइम कहलाएंगे। तो यही हमारे संभावित जोड़े बनेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 ही जोड़े ऐसे मिले जिनको जोड़ के हमारा कितना बन रहा है, 18 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकालने होते हैं, संभावित जोड़े। ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो 1 2 3। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। जब भी आपको योगफल दिया जाए, योगफल को HCF से डिवाइड करना है, और जो आपको नंबर मिलेगा दोस्तों उसको दिखाई दे रहा है आपको 18, जैसे 18 मिला तो आपको दो नंबर को जोड़ के 18 बनाना होता है। अगर आपको 15 मिल जाए तो हम 15 बनाते हैं, 12 मिलते तो 12 बनाते हैं, ठीक है। तो जितना नंबर हमें यहाँ पे काटने के बाद मिल जाए उनको जोड़ के हमें इतने बनाना पड़ता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर ए, 3 संभावित जोड़े बनेंगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्न आंकड़ों का माध्य 9 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य दे रखा है 9, तो चलिए कैसे निकालना है। माध्य का मतलब दोस्तों औसत होता है, यानी कि औसत दे रखा है 9, और ये आंकड़े कितने हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 अंकों का आपको क्या दिया है, औसत दिया है 9। लेकिन ये 10 अंक आपके पूरे नहीं है दोस्तों, इसमें k भी कई जगह आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, ठीक है। तो हमें औसत का जो फंडा है आपके वो पता होना चाहिए। औसत क्या बनता है दोस्तों, आंकड़ों का योगफल बटे पदों की आंकड़ों की ये संख्या। तो आंकड़े हमारे ये हैं, इनका योगफल बना लेते हैं। तो 11 प्लस k माइनस 2 7 प्लस k माइनस 1 प्लस 11 16 12 15 प्लस k माइनस 1 प्लस 13। इन सबको जो एवरेज दे रखा है दोस्तों, कितना दे रखा है, ये नंबर कितने हैं 10, और इनका एवरेज दिया है आपको 9। कितना दिया है 9। तो योगफल कितना बनेगा, योगफल हो जाएगा 10 गुना 9 यानी 90। तो इन सबको जोड़कर आपका कितना बनना चाहिए, आपका 19 योगफल आना चाहिए, ठीक है। ये हमारे आंकड़े हैं, इनका एवरेज 9, तो आंकड़े कितने हैं 10, तो 10 से इनका योगफल क्या बनेगा, तो 10 इधर से उधर क्या जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यहाँ से इसको हटा सकते हो आप। तो इनका सम कितना बनेगा, इनका सम हमारा 90 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, k का मान निकालना है। तो k का मान यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, पहले इनका सम बना लेते हैं। तो 11 और 7 18, 18 हो गया आपका, 11 7 18, ठीक है दोस्तों। 18 और 11 29, 29 और 16 45, 45 और 12 57, 57 और 15 57 और 15 72, 72 और 13 85, 85 दोस्तों प्लस के हो गए हमारे पास, 85 प्लस के हैं। अब माइनस का 2, माइनस का 1 और माइनस का 1 दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे माइनस के 4, अब माइनस के 4 कर दीजिए इसमें से। और दोस्तों k कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3, और यहाँ पे कितने k हो गए हमारे पास, 1 2 3 k हो गए हमारे पास, 3k। और इनकी वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो यहाँ से 85 में से जब हमारा 4 जाएगा 81 बचेगा, और 81 इधर से जब उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो 3k किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 85 में से 4 घटेगा 81, और 81 जाएगा दोस्तों इधर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 81, ठीक है। और 90 में से 81 जाएगा, 9 बचेगा, और 9 किसके बराबर होगा, 3k के, इससे कट जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाती है 3। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। तो इस तरह आपको ये सोल्व करना था। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन दिया है। 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत 201 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का एवरेज हमें बताना है। तो पहले क्या करना होगा दोस्तों, हमें यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी, उसके बाद सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी, फिर जैसा बोला गया है उसी तरह से एवरेज बनाना है। तो हमारे यहाँ पे पर्पज़ क्या है, पहले हमारा पर्पज़ यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 4 आपको क्रमागत संख्या दी गई दोस्तों, लगातार संख्याएं 4 विषम संख्या हैं और इनको मान लेते हैं, चलो हम ए बी सी मान लेते हैं दोस्तों। 4 संख्या ए बी सी और डी मैंने इनको मान लिया। इनके स्क्वायर का औसत दिया है तो इनका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। इनके स्क्वायर का औसत दिया है तो इनके स्क्वायर का औसत क्या बना होगा, इनका स्क्वायर बटे में इनकी संख्या बराबर किसके दोस्तों, 201 के बराबर ये दिया गया है। अब ये 4 इधर से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो योगफल आ जाएगा इनका कितना, 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये सीधा लिख सकते हो आप इसे कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 804। ठीक है दोस्तों, 4 की गुना इसमें लगाएंगे, 4 एकन 4 और 4 दूनी 8, तो 804 इनका योगफल आ जाएगा। ये इनका योगफल आ गया। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए यहाँ पे योगफल बनाने की जरूरत भी नहीं है, हम योगफल नहीं बनाते, इसको ऐसे रख देते हैं, 201 ही रखें आप इसे, ये इनका औसत ही रहने दीजिए आप। ठीक है, यहीं से हम संख्या आसानी से निकाल लेंगे। तो देखिए आपको बस क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आप इसे बेसिक से करोगे एक्स मानकर तो दोस्तों लंबा हो जाएगा, उससे बेहतर आप इसे छोड़ दीजिए। अगर आपको करना ही क्वेश्चन और कम समय में करना है, जल्दी करना है, एक्यूरेसी के साथ करना है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए आप थोड़ा। करना क्या है आपको, जो आपका एवरेज दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है विषम संख्याओं का, तो आपको इस पे ध्यान देना है दोस्तों, इसको फोकस करना है। ये नंबर कैसा है, ये नंबर को ध्यान देना है आपको। ये 201 नंबर क्या है दोस्तों, ये किस विषम संख्या से के स्क्वायर से बड़ा है और किसके स्क्वायर से छोटा है। तो आपको 2 संख्या आपको ऐसे लेनी है विषम संख्या, ये जिनके स्क्वायर से क्या हो दोस्तों, ये बड़ा हो और या फिर छोटा हो। ठीक है, मैंने ले लिया यहाँ पे 2 संख्या, मैंने एक x ले लिया और दूसरा y। 2 लगातार संख्या लेनी है विषम संख्या है, उनका स्क्वायर आपको देखना है। ठीक है, ये जो नंबर आपको दिया है ये एक विषम संख्या के स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए और उससे अगली विषम संख्या के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो 201 है दोस्तों, ये 201 किसके स्क्वायर से ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 और 15 का स्क्वायर होता है 225, तो ये 13 के स्क्वायर से दोस्तों बड़ा है। ठीक है, 13 के स्क्वायर से तो क्या है दोस्तों, ये बड़ा है। कितना नंबर है हमारा, ये नंबर हमारा है 201। तो 201 हमारा 13 के स्क्वायर से बड़ा है और 15 के स्क्वायर से क्या होगा, ये छोटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें संख्या मिल जाती है, ये 15 के स्क्वायर से छोटा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास जो संख्या आएंगी वे कौन कौन संख्या आ गई, यानी कि हमारे पास जो संख्या आएंगी वो कौन कौन सी आ जाएंगी, 13 15 भी हमारे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, जो इससे तुरंत पहले वाली संख्या आ गई वो 13 है और इसके बाद वाली जो तुरंत संख्या आ गई वो कितनी है, 15। तो हमें संख्या पे चारों मिल जाती हैं। तो चारों संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, तो मैंने संख्या मानी ए बी सी और डी। तो दोस्तों ये पे जो हमारी पहली संख्या आ गई ये 13 है और ठीक इसके बाद की संख्या कौन सी है, 15, ये 15 हो जाएगी और 15 के बाद 2 के गैप पे चलता है तो 17 हो जाएगी और ये 11। तो इस तरह से हम संख्या को आसानी से बना सकते हैं, बस इसको फोकस करके कि ये किसके स्क्वायर से कम या ज़्यादा है। एक विषम संख्या के स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरी के कम होना चाहिए। ये किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, 13 और 15 के स्क्वायर के बीच में ही पड़ रहा है नंबर। तो इसका मतलब इससे ठीक पहली जो विषम संख्या होगी हमारी क्या होगी, वो 13 होगी, इसके बाद क्या होगी 15। अब जो बोला गया है हम उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला गया है बड़ी संख्या का 7 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने का एवरेज हमें बताना है। तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो एवरेज निकाल लेते हैं। यहाँ पे एवरेज हमारा क्या बनेगा, संख्या हमने ज्ञात कर ली, बड़ी संख्या हमारी क्या है 17 और छोटी संख्या क्या है 11। तो बड़ी संख्या का 7 गुना यानी 17 का 7 गुना और छोटी संख्या का 3 गुना, छोटी संख्या 11 यानी इसका 3 गुना और इनका बताना हमें एवरेज, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज हमारा क्या बनता है
17 का 7 गुना और छोटी संख्या 11 का 3 गुना। 17 7 119 और 119 प्लस 33 कितना बनता है 152। तो 152 को जब आप डिवाइड करोगे किससे 2 से तो आपको मिलेगा कितना दोस्तों 2 सत्ते 14 2 छिक्का 12। तो 76 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इनका जो औसत बनेगा वो बनेगा 76। चलिए तो इस तरह से आपको संख्या निकालनी होती है दोस्तों। बेसिक से जाएंगे तो आपको लंबा पड़ेगा, ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्रमागत संख्याओं के वर्गों का औसत आपको दिया जाए, ठीक है, तो आपको संख्या निकालना इस तरह से आना चाहिए। इस तरह आप संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन है। एक पंखे को 1560 में बेचकर 30% का लाभ हो रहा है दोस्तों, 30% का प्रॉफिट हो रहा है। उस पंखे को 960 में बेचकर कितने % की हानि होगी। इसने बोल दिया है हानि होगी तो हानि ही होगी, बस हमें इसको परसेंटेज में काउंट करना है, परसेंटेज में कितनी हानि होगी। यहाँ पे जो आपका पहला एसपी दिया है दोस्तों, सेलिंग प्राइस दिया है 1560, इस पर कितना लाभ हो रहा है 30% का। 960 में बेचकर कितने % का नुकसान यानी हानि होगी, ये निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से लगा सकते हो। देखिए जब हमने इसको 1560 में बेचा तो 30% का लाभ हुआ। तो दोस्तों ये जो हमारे 1560 हैं ये किसके इक्वल हैं, ये बराबर होंगे हमारे 130% के। ठीक है, 100% हमारा क्रिया मूल्य होता है, 30% लाभ हो गया। तो ये रेट किसके बराबर होगा दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस हमारा 130 के बराबर हो जाता है। अब 960 में बेचकर हमारा सीपी कितना रह जाता है वो देखते हैं। अब हमारा सीपी 130 हो गया दोस्तों 100 से बढ़कर। ठीक है, अगर इस सामान को 960 में बेचेंगे तो हमारा सीपी 100 से घटकर कितना रह जाएगा, बस हमें ये देखना है। चलिए 960 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो बड़ा ईजी है दोस्तों, 130 किसके बराबर है 1560 के। हमें 960 की वैल्यू निकालनी है तो गुना में 960। इसको हमें सोल्व करना है। जो 0 से 0 कट जाता है, 13 से काटेंगे आपसे, 13 कन 13 और 13 दूनी 26। 12 से कट जाएगा दोस्तों ये, तो 12 से कितनी बार कटेगा, 12 से कट जाएगा 12 अट्ठे 96। तो कितना आ गया 80% यहाँ पे आ गया दोस्तों। तो आप मुझे बताइए हमारा सीपी यहाँ कितना रह गया 80%। अगर हमारा सीपी 100 से घटकर 80% आ गया यानी कि 960 रुपये हमारे किसके बराबर हैं 80% के बराबर हैं। अगर वस्तु को 960 में बेचा गया है तो हमारा मूल्य कितना रह गया 80%। ठीक है, तो कितने % का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे 20% का। तो बिल्कुल सही बोलोगे आप, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो लॉस कितना % हो गया, तो लॉस हो गया हमारा कितना दोस्तों 100 माइनस 80 यानी कि 20% का लॉस हमारा हो जाता है। ठीक है, तो लॉस हमारा कितना हो गया 20% का। तो आसान क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है। इसका मतलब ये है दोस्तों इस लैंग्वेज का, ये आपसे ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा डिस्काउंट ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, आपसे ये पूछ रहा है डिस्काउंट देने के बाद कौन सी वैल्यू अधिकतम होगी। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है डिस्काउंट देने के बाद में किसका विक्रय मूल्य, किसका सेलिंग प्राइस हमारा सबसे बड़ा होगा। तो देखिए अगर बात करें इसको करने की तो इसका आंसर वैसे भी दिया जा सकता है दोस्तों, बिना पेन के भी आप इसका आंसर दे सकते हो। कैसे, जो मूल्य सबसे बड़ा होगा और जिस पे डिस्काउंट सबसे कम होगा वही कीमत सबसे ज़्यादा बनेगी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन कौन सा ऐसा बन रहा है। 400 पे 8% का डिस्काउंट है दोस्तों, 240 पे 12% का डिस्काउंट है, 500 पे 7% का डिस्काउंट है और 320 पर कितना डिस्काउंट है 10% का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपको 500 और इस पर डिस्काउंट देखो दोस्तों सबसे कम है, कितना डिस्काउंट है मात्र 7% का। इसका मतलब यही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जब 500 का 7% डिस्काउंट हटा देंगे दोस्तों हम, तो इसकी वैल्यू सबसे बड़ी में आपको मिलेगी, तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो सबसे अधिक होगा। तो ये पूछ रहा है कौन सा अधिकतम है, तो यही अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप इसका आंसर दे सकते हो। अब करना कैसे होगा, आपको करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, एक एक का आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको 1 2 का बता देता हूँ निकाल के।
400 का कितना डिस्काउंट है दोस्तों, तो 8%। तो 400 का सामान कितने बेचा जाएगा, तो 92 पर बेचा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 400 का 92% आपको देखना होता है। अगर 400 पे 8% की छूट है दोस्तों, तो 400 का आइटम कितने परसेंट में बेचा जाएगा, तो 92% पर बेचा जाएगा। तो इसका 92% कितना होता है, परसेंटेज हटा के आप क्या कर सकते हो, बट्टे में 2 जीरो ले सकते हो, 0 से 0 कट जाती है, 4 दूनी 8 और 4 नम 36। तो इसका जो रेट बनेगा कितना बनेगा, 368 बनेगा। ठीक ऐसे हम इसको चेक कर सकते हैं दोस्तों, 240 के अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट है, तो 240 के मूल्य पर 12% का डिस्काउंट दे दिया जाए, तो 12% हटाने के बाद में 100 में से कितना परसेंट पे बेचा जाएगा इसको, तो 88% पे इसको बेचा जाएगा। तो इसका आप निकाल सकते हो 88%, ठीक है। 1 जीरो यहाँ पे कट जाती है, तो 24 8 192, या फिर ऐसा कर लीजिए दोस्तों, अगर आपको नंबर ऐसा लगता है कि ये नंबर बड़ा है और मुझे इसका टेबल नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, इसका हाफ कर दीजिए, उसका डबल कर दीजिए। तो मैं इसका हाफ भी कर सकता हूँ अगर मल्टीप्लाई में है, तो 24 का हाफ कितना होता है 12, और 88 का डबल कितना होता है 176। तो आप इसको ये मान सकते हो, अपॉन में क्या चल रहा है 10। अब 12 का टेबल आसान हो जाता है, 12 6 72 दोस्तों, हासिल लगे 7, और 12 7 84 और 7 91, ठीक है, और 12 एकन 12 और 9 21। तो आपको ये बनेगा। अब आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका पॉइंट ये बनेगा, आपका 211 समथिंग आपका रेट आने वाला है। तो देखिए इससे बड़ा तो यही रेट है हमारा। तो जैसे हम सी पे आएंगे दोस्तों, 500 पे कितना डिस्काउंट है 7% का, तो ऐसे अब 500 पे 7% का डिस्काउंट जब निकालोगे तो ये कितने बेचा जाएगा, 93% पर बेचा जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती है, 5 3 15 और 5 9 45 और 1 46, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये सी ऑप्शन का रेट कितना आ गया 465। 320 पे 10% का डिस्काउंट होगा, तो 320 का 10% डिस्काउंट निकाल दीजिए आप, तो कितना बनेगा 90% बच जाएगा इसका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, 288। तो आप देख पा रहे हो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों, जो हमें 500 से मिली है वो सबसे बड़ी वैल्यू है। बिना सोल्व किए हम इसको देख सकते थे, अगर सोल्व करके आपको देखना है तो ऑप्शन नंबर आपका तो भी सी ऑप्शन ठीक बनेगा। सी वैल्यू हमारी सबसे ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। देखिए 400 पे कितनी वैल्यू बन रही है 368, 240 पे कितनी वैल्यू बन रही है हमारी, कितनी 211.2, और 320 पर कितनी वैल्यू बन रही है हमारी 288। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू हमारी हो जाएगी कौन सी, 500 वाली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब करने की आवश्यकता वैसे थी नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा मूल्य आपको देखना था, सबसे ज़्यादा एमआरपी किसका है, ऑप्शन सी में है सबसे बड़ा एमआरपी, और इस पर सबसे कम डिस्काउंट है, तो इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक रहता। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसको देखिए ध्यान से। चाल दूरी समय का क्वेश्चन है दोस्तों। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। चलिए, किसी बस की गति कार की दुगनी है, तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, ये हमें बताना है। तो चलिए, अगर ये 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, तो किसी बस की गति इससे दुगनी है दोस्तों, तो बस 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है, ये हमें इसमें बताना है। तो क्या करना है दोस्तों, पहले हमें यहाँ पे कार की चाल निकालनी पड़ेगी किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि दूरी यहाँ पे किलोमीटर में है जो बस को तय करनी है, और बस की चाल इस कार से दुगनी है। अगर हम कार की चाल निकाल लें तो बस की खुद पता चल जाएगी, क्योंकि बस की चाल कार की डबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पे कार की चाल निकालना किलोमीटर प्रति घंटा में। अब कार 24 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है, तो 24 मिनट में कार जाती है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है कार। तो आप मुझे बताइए, क्या हम इस 24 मिनट को और 18 किलोमीटर को इस तरह से कुछ सेट करें ताकि हमें यहाँ पे 60 मिनट मिल जाए, तो बिल्कुल कर सकते हैं हम, इसमें थोड़ा सोचने की बात है दोस्तों। देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं दोस्तों, तो मुझे मिलेगा 12 मिनट। कितना मिलेगा, 2 से इधर डिवाइड कर दिया, 2 से इधर मिलेगा आपको 9 किलोमीटर। अब 12 मिनट को 60 मिनट बनाना आसान है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 12 पंजे 60।
तो 60 मिनट में हमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमारी जो गाड़ी है यानी कार है वो कितना चलेगी, 5 से इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर, यानी कार की चाल कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कार की चाल है। और बस की चाल इसकी दुगनी है, तो बस की चाल कितनी होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बस की चाल हमने यहाँ से निकाल ली, कार की चाल निकालने के बाद में बस की चाल हमें मिल जाती है, ठीक इसकी डबल होगी। क्वेश्चन में बोला गया है तो 135 किलोमीटर की दूरी बस को तय करनी है, तो बस को कितना समय लगेगा ये हमें इसमें निकालना है। तो बस की चाल कितनी हो जाएगी, बस की चाल हो जाएगी यहाँ पे 45 का डबल यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और दूरी कितनी यहाँ पे, तो दूरी दी गई यहाँ पे कितनी 135 किलोमीटर, ये हमें तय करनी है किस स्पीड से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो टाइम क्या बनेगा, टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, तो कितना समय लगेगा दोस्तों, काट लीजिए, 15 से कट जाएगा, 15 नंबर 135 और 15 छिका 90, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो कितना मिल गया 3/2 घंटे हमारे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे समय दिया है दोस्तों मिनट में, तो आप इसे मिनट बना दीजिए 60 से गुना करके, क्योंकि 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। जब भी घंटे को मिनट बनाना पड़े तो 60 से ही गुना लगाना है। तो चलिए कितना आ जाता है, मैंने काट दिया 30 दिया 90, तो 90 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको क्वेश्चन लगाना था। कार की स्पीड की सहायता से हमने बस की स्पीड बना दी और ये हमारा आंसर आगे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 3D का। बेलन दिया है कोई, अच्छा बेलनाकार कोई खंबा है, इसका व्यास दिया है 75 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 5.6 मीटर। पेंटिंग की जो दर है दोस्तों 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर इस पे लागत आती है। तो बताइए खंबे के वक्र पृष्ठ की पेंटिंग की लागत कितनी होगी। तो इसमें सीधी सी बात है दोस्तों, पहले हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, उसके बाद जो आपको पेंट करने की दर दी गई है 15 रुपया, उसके हिसाब से इसका लागत हम निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रखनी है, रेकमेंड किया गया है। चलिए व्यास कितना है 75 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5.6 मीटर। तो पहला काम हमारा क्या होगा, इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो बेलनाकार कोई खंबा है, तो बेलनाकार खंबा कैसा होता है, बेलन का साइज कुछ इस तरह से होता है। ये बेलनाकार खंबा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी ये हाइट कहलाती है, और यहाँ से सेंटर से लेकर इस सेंटर से लेकर गोलाई तक की जो दूरी है दोस्तों, ये इसकी क्या कहलाती है, ये होती है इसकी रेडियस। ठीक है, व्यास दिया है यहाँ पे, व्यास 75 सेंटीमीटर है, तो रेडियस बनेगी इसकी 75 सेंटीमीटर बाई 2, ये सेंटीमीटर में है दोस्तों, और ऊंचाई किस में दी गई है, मीटर में। और जो हमारी लागत है दोस्तों वो भी किस में है, मीटर स्क्वायर में है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 75/200 मीटर। आप इसको काट के छोटा कर सकते हो, 25 × 75 और 25 × 200। तो हमारी जो रेडियस आ जाती है वो कितनी आ जाती है, वो आ जाती है 3/8 मीटर। तो हमें इसकी रेडियस किस में लेनी है, मीटर में लेनी है, जो 3/8 मीटर हमारी बन गई। चलिए अब जो पूछा है उसे बता देते हैं। हमें बताना है पहले इसका वक्र पृष्ठ, उसके बाद उसकी लागत बतानी है। चलिए, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है बेलन का, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है दोस्तों CSA, कर्व सरफेस एरिया, होता है 2πRH। ये होता है बेलन का सरफेस एरिया। और हमें इसे निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, त्रिज्या की और ऊंचाई की, जो हमारे पास ऑलरेडी है। त्रिज्या 3/8 मीटर है, ऊंचाई कितनी है 5.6 मीटर, और लागत की जो दर है कितनी है 15 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर है जिस पे लागत आनी है। तो चलिए बनाते हैं इसका वक्र पृष्ठ क्या बनेगा। तो वक्र पृष्ठ बनेगा इसका, आर हमने निकाल लिया से 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, तो 22/7 मैंने ले ली यहाँ पे। त्रिज्या हमारी 3/8
8 मीटर हो गई, ऊंचाई कितनी है 5.6, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा। काट लीजिए इसको, 7 8 56, 56 नीचे बन रहा है, 56 ऊपर बन रहा है, बस ऊपर पॉइंट है दोस्तों, तो नीचे क्या बन जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगी नीचे, 10 से इसका पॉइंट हटा लीजिए आप, तो 56 से 56 कट जाता है, ठीक है। तो 22 दूनी 44 और 44 तिया कितने होते हैं, तो 44 गुना 3 बटे में 10, ये बनेगा हमारा इसका सरफेस एरिया, ठीक है दोस्तों। हमसे पूछिए लागत, तो लागत क्या होगी, तो लागत हो जाएगी हमारी सरफेस एरिया मल्टीप्लाई में, ठीक है, पेंटिंग की दर, तो लागत बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ये हमारा सरफेस एरिया हो गया 44 गुना 3 बटे में 10, ये हो गया सरफेस एरिया गुना में हमारे खर्चे की जो दर है कितनी है दोस्तों, ₹15 मीटर प्रति स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हमारी लागत बनेगी, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, अब 2 से ये कट जाएगा दोस्तों, कितनी बार 22 बार, तो 22 हमारे यहाँ से आ गया, और 22 तिया 66, और 66 तिया कितने होते हैं आप देख सकते हो, तो 66 तिया कितने हो जाएंगे 198, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 19, तो 198 रुपया इसका आंसर बनेगा, जो इसके सरफेस एरिया को पेंटिंग करने की जो लागत आएगी वो 198 रुपये हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था। यहाँ से मैंने इसका सरफेस एरिया निकाला जो 44 गुना 3 बटे 10 आ गया दोस्तों, ठीक है। इसको हमने आगे सोल्व नहीं किया क्योंकि आगे मुझे कैलकुलेशन करनी थी, तो आगे जो ऊपर नीचे कटेगा उससे हमारा जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 44 गुना 3 बटे 10 को यहीं छोड़ दिया, ये हमारा सरफेस एरिया आ गया, और इसमें जो लागत है हमारी 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है, हमने इसका क्या निकाल लिया, लागत निकाल दिया। तो ये हमारा सरफेस एरिया मल्टीप्लाई में इसकी लागत की जो दर है उससे गुना करेंगे तो हमारा टोटल खर्चा निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 198 रुपया। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये था इसका सरफेस एरिया। इस बेलन का जो आयतन होता है दोस्तों, कभी आपसे आयतन का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का, ठीक है दोस्तों, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई आर बाहर आ जाता है इंटू में एच प्लस आर, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आपको बेलन के दोस्तों ये 3 फॉर्मूले तो याद होने चाहिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इस पे हमारा जो क्वेश्चन बना वो किस पे बना, सरफेस एरिया पर, जो कि कितना होता है दोस्तों 2 पाई आर एच। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 20 है और इसके आधार का व्यास 30 है। बहुत गर्म हो गया, तो सही हो गया दोस्तों। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए आप, सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, इन्होंने छोड़ दिया है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सेंटीमीटर में, तो वो भी सेंटीमीटर में होगा। तो एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। लंबवर्तीय शंकु का क्रम से वक्र पृष्ठ, ठीक है दोस्तों, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है यहाँ पे, यानी कि सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया हमें दोनों यहाँ पे बताने हैं। ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं, तो क्या हम इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व करेंगे, चलो देखते हैं। ऑप्शन जिस तरह से दिए गए हैं तो हो सकता है यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, तो क्या पता हमारा ऑप्शन से काम चल जाए, एक वैल्यू निकालने से काम चल जाए। तो सब कुछ आपको क्या दिया है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो बनाना क्या हमें, पहले शंकु के बारे में जान लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन करने से पहले शंकु होता क्या है, अंग्रेजी में इसे कौन बोलते हैं, और इसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ये बेलन का तिहाई होता है, ठीक है। अगर बराबर हाइट का बराबर बेस का कोई शंकु किसी बेलन से काटा जाए दोस्तों, तो जितना बेलन का आयतन होगा उसका तिहाई उसका शंकु का आयतन हो जाता है। ये हमारी इसकी हाइट होती है दोस्तों। इसमें 2 तरह की हाइट होती हैं, एक तो आपकी सीधी वर्टिकल है, दूसरी आपकी ये स्लैंटिंग हाइट, इसको स्मॉल एल से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ से दोस्तों जो आपका सेंटर है शंकु का, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाती है रेडियस, ये इसकी त्रिज्या होती है।
तो ये इसका कुछ फिगर होता है इस तरह का शंकु का। इसका वॉल्यूम क्या बनता है दोस्तों, वॉल्यूम बनेगा इसका, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, सरफेस एरिया CSA कर्व सरफेस एरिया, तो इसका सरफेस एरिया बनेगा पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनता है इसका, तो पाई आर इंटू में एल प्लस आर। ठीक है दोस्तों, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो ये है शंकु और ये इसके तीन फॉर्मूले होते हैं। आयतन का फॉर्मूला ये होता है, सरफेस एरिया का ये, और टोटल सरफेस एरिया का ये। अब हमें यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, आयतन हमसे पूछा नहीं गया है, तो हमें सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पे बताना है। तो चलिए पहले इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो इसका मेजरमेंट दिया है वो क्या क्या दिया है, मेजरमेंट दिया है दोस्तों इसका, इस लंबवत शंकु की ऊंचाई दी गई है दोस्तों, तो h कितना है 20 दिया है, व्यास दिया है 30। अगर व्यास 30 है दोस्तों, अगर हमारा डायमीटर दोस्तों 30 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो रेडियस हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। जैसे आपको पता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास 30 है तो त्रिज्या कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है दोस्तों इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया क्या बनेगा, तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, और यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन पाई में दिए गए हैं, तो पाई को पाई रखना है। आर और एल की वैल्यू केवल यहाँ पे रखनी है, परंतु हमें यहाँ पे एल का वैल्यू नहीं पता दोस्तों। ठीक है, किसका पता है, हमें यहाँ पे पता है ऊंचाई पता है शंकु की, एच की वैल्यू पता है, ये कितना है, ये 20 है, और ये कितना है, ये यहाँ पे 15 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें यहाँ पे करना क्या है, हमें करना ये है दोस्तों, ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, यानी कि राइट ट्राइंगल बनता है ये वाला, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है दोस्तों वो कहलाती है कर्ण। ठीक है, एक तरह से ये इसका कर्ण है, ये बेस है, और ये इसकी क्या है, ये इसका लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ से एल निकालने का जो तरीका होगा वो होगा पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है, लंब का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और इसकी हाइट का स्क्वायर का योगफल का रूट। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। रेडियस कितना है 225, आपका 15 का 225 बनेगा, रेडियस 15 है तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा 225, और यहाँ से हाइट कितनी है 20, 20 का स्क्वायर 400, और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे दोस्तों तो बनेगा 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 25 का होता है। तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई आपको यहाँ से, तो एल की वैल्यू आप इस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए आपको ट्रिपल एट याद होता तो अच्छी बात होती, वरना निकालने का तरीका ये है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ट्रिपल एट क्या होता है, 3 4 5 ये वाला। अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजा 3 4 है तो तीसरी 5 होगी, सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण आपकी 5 होगी। अगर ये 6 कर दूं मैं, इसको डबल कर दूं 8, तो ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, 5 12 13 का ट्रिपल एट बनता है, ये कुछ ट्रिपल एट है आपके, और 10। ठीक है दोस्तों, 10 7 और 24 का ट्रिपल एट बनता है, ये आपका क्या बनता है दोस्तों 10 कर लेते हैं दोस्तों 10 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और 24 का और 26 का ट्रिपल एट बनता है। आगे चलें, 8 15 और 17 का ट्रिपल एट बनता है। जैसे यहाँ पे दिया है 15 20 और 25 का ट्रिपल एट बनता है दोस्तों। तो ये आपके कुछ ट्रिपल एट हैं, आपको ये अगर याद होते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इस तरह निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह आप इन्हें याद भी कर सकते हो। तो याद करने का तरीका ये होता है कि आपको इनको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम बच जाता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ये ट्रिपल एट लगा है 15 20 25, ये मुझे याद है, मैं इसी को सीधा लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए आपको निकाल के दिखाना पड़ा। चलिए, तो इस तरह आप ट्रिपल एट याद कर सकते हो। ये आपके कुछ ट्रिपल एट है जो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको डाटा में यही मिलते हैं। चलिए, अब हमारा एल का मान कितना आ गया 25 आ गया, तो इसमें हम 25 रख देते हैं एल की जगह। तो पाई का मान हमें रखना नहीं है दोस्तों। आर कितना है, आर हमारा दिया है यहाँ पे कितना, तो आर दिया है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15 गुना 25 इंटू में पाई। ठीक है दोस्तों,
तो 15 गुना 25, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, आपका 375 पाई हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए ध्यान से दोस्तों, 375 हमारा किसमें, केवल ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारा 375 आंसर बन रहा है। तो अगला जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होगा, यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 600 ही आएगी। अब हमारा एक ही ऑप्शन 375 पाई बन रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी यूनिट क्या चल रही है इसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना था। चलिए, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, 600 ही बनेगा आपका। ठीक है, फॉर्मूला आपको फिर से बता देता हूँ, पाई आर इंटू में L प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। और इसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी दोस्तों, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपको मिलेगी। तो इसमें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिला है तो इस पे काम करेंगे बस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। पंद्रह क्रमागत सम संख्याओं का औसत दिया है 64। इस समुच्चय की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। अगर बात अंतर की योगफल की होती है दोस्तों, सम और विषम के लिए इवन नंबर का आपको औसत दिया जाए या फिर ओड नंबर का आपको औसत दिया जाए, इनमें से किसी के भी आपको क्या दिया जाए, एवरेज दिया जाए। रैंडमली एवरेज है दोस्तों, ये कोई भी 15 सम संख्याओं का औसत है, प्रथम का नहीं है। अगर प्रथम का होता तो बात अलग होती। अगर रैंडमली आपको किसी सम संख्याओं का या फिर किन्हीं विषम संख्याओं का औसत दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, छोटी बड़ी संख्या आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। विदाउट पेन इसका आप आंसर आसानी से दे सकते हो। तो किस तरह देना है वो मैं आपको बताने वाला हूं, बस थोड़ा ध्यान रखिए। क्या करना है, जितने भी आपको नंबर यहाँ पे दिए जाए, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, चाहे इवन हो या फिर आपके ओड नंबर हो। तो यहाँ पे 15 नंबर हमारे पास है और इनका जो एवरेज दिया है, कितने दिया है दोस्तों, 64 दिया है, 64 दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, बड़ा नंबर निकालना है, नहीं लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो लार्ज नंबर निकालने के लिए क्या करोगे आप, लार्ज नंबर निकालने के लिए क्या करोगे, इस नंबर में से एक माइनस करोगे और एवरेज में प्लस कर दोगे आप। ठीक है, तो 64 में क्या करना है आपको, नंबर में से एक माइनस करना है। टोटल नंबर कितने हमारे 15 है। ठीक है दोस्तों, और 15 में से एक माइनस करना है। एक माइनस क्यों करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे जो बीच का नंबर है वो 64 ही होगा। ठीक है, नंबर कितने हैं 15 और एक नंबर मेरा यहाँ पे लिखा है 15 में से, तो यहाँ कितने बचेंगे 14। ठीक है, तो 14 में से आपको क्या करना है दोस्तों, 64 में से आपको क्या करना है, 14 घटाने हैं। ठीक है, या 15 में से 14 नंबर घटा दोगे दोस्तों तो एक ही नंबर बचेगा। कौन सा बचेगा, छोटा नंबर बचेगा। अगर जोड़ दोगे तो बड़ा नंबर निकल जाएगा। हमें निकालना लार्ज नंबर, तो लार्ज नंबर निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से एक कम करना है और एवरेज में ही जोड़ देना है। तो इसमें से एक कम करेंगे तो कितना बचेगा 14, और 14 आप इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 8 और 7 यानी 78। तो ये होगा आपका लार्ज नंबर दोस्तों। अब हमें निकालना है स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर कैसे निकालोगे आप, स्मॉल नंबर निकालने का तरीका क्या होगा, बस आप क्या करोगे 64 में से इस बार 14 को माइनस कर दोगे तो आपको स्मॉल नंबर मिल जाएगा। तो 64 माइनस 14 कितना बचेगा आपका, तो ये बचेगा 50। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने लार्ज और स्मॉल नंबर आसानी से निकाल लिए। अब हमसे जो पूछा गया है हमें वो बताना है, लार्ज और स्मॉल का डिफरेंस बताना है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, तो इनका डिफरेंस आ जाता है 28, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सम या विषम का आपको औसत दिया जाए, आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछे या उनका अंतर पूछे या योगफल पूछे, तो आप इस तरह को लगा सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे दोस्तों, पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो में लेकर आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, नमस्कार।